अच्छा जी, हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10 विच इज़ अ प्री टर्म एंड पोस्ट टर्म लेबर। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखें। टर्म प्रेगनेंसी का मतलब ये होता है, रेफ़र करता है कि जेस्टेशनल पीरियड 37 to 41 वीक को, इसको हम कहते हैं टर्म प्रेगनेंसी, जो नॉर्मल होती है 37 से लेकर अगर 41 के दरमियान डिलीवरी हो जाती है तो वो टर्म है। अगर प्री टर्म प्रेगनेंसी होता है कि जेस्टेशनल पीरियड 24 से लेकर 36 वीक ऑफ जेस्टेशन, 24 हफ्तों से 36 के दरमियान अगर हो रही है, यानी बिफोर 37 होगी ना, तो वो प्री टर्म कहलाएगा। और प्री टर्म को फिर फर्दर हम फॉलोइंग टाइप्स में डिवाइड करते हैं। स्पॉन्टेनियस प्री टर्म लेबर 50%, प्री टर्म प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स प्रोम 25%, इंडिकेटेड प्री टर्म बर्थ ड्यू टू द मैटरनल एंड फीटल कंडीशंस 25%। ठीक है। तो एक होता है स्पॉन्टेनियस प्री टर्म रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, या इंडिकेटेड प्री टर्म, किसी ना किसी माँ की ऐसी फीटल कंडीशन है जो इंडिकेटेड ही था, ये प्री टर्म ही होगा। तो ज़्यादातर ऐसे स्पॉन्टेनियस प्री टर्म होता है 50%। अच्छा, प्री टर्म लेबर मैंने कहा ना, डिफाइंड एज अ डिलीवरी जो बिफोर 37 वीक हो, नॉर्मली होता है 37 to 41 के बाद होता है पोस्ट टर्म या पोस्ट डेट प्रेगनेंसी। 37 से अगर पहले हो रहा है डिलीवरी तो उसको हम कहेंगे प्री टर्म लेबर। अच्छा, प्री टर्म लेबर माइल्डली प्री टर्म, वेरी प्री टर्म, एक्सट्रीमली प्री टर्म भी हो सकता है। माइल्ड प्री टर्म हम कहते हैं 37 से पहले तो हो रहा है, लेकिन अगर वो 32 to 36 के दरमियान है तो वो माइल्ड प्री टर्म है, इतना बच्चा प्री मेच्योर नहीं है, माइल्ड प्री टर्म। 28 to 31 वीक वेरी प्री टर्म बर्थ, 24 to 27 वीक अगर होगा तो वो एक्सट्रीमली प्री टर्म बर्थ। ठीक है। अब कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, उसमें कुछ मेजर नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं, दूसरे माइनर नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर। मेजर नॉन मॉडिफाइबल में आपके पास आ जाएंगे कि प्रीवियस अगर प्री टर्म बर्थ हुआ था, मल्टीपल प्रेगनेंसी, ठीक है, तो सर्वाइकल सर्जरी अगर हुई है सर्विक्स की, या कोई यूट्राइन एनोमली है, तो ये सारे मेजर मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो प्री टर्म लेबर करवा सकते हैं। अगर पिछला प्री टर्म बर्थ हुआ, मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ है, या ऐसी सर्वाइकल सर्जरी हुई है कोई, या कोई यूट्राइन एनोमली है। उसके बाद जो माइनर नॉन मॉडिफाइबल है, दूसरे मॉडिफाइबल। माइनर में जो नॉन मॉडिफाइबल है वो पैरिटी अगर 0 हो या मोर देन 5, यानी ग्रैंड मल्टी पैरिटी अगर है, उसमें प्री टर्म हो सकता है ब्लैक वुमेन को, या पुअर सोशो इकोनॉमिक क्लास। फिर मॉडिफाइबल फैक्टर्स में स्मोकिंग, ड्रग अब्यूज़ में कोकेन, और अगर BMI लेस दैन 20 हो। ठीक है। थोड़ा सा मैकेनिज्म समझे। एक्चुअली एग्जैक्ट एटियोलॉजी जो है ऑनसेट ऑफ प्री टर्म लेबर की तो नहीं पता, लेकिन इसमें कुछ हार्मोनल और इन्फ्लामेटरी फैक्टर्स का रोल होता है। कोरियो एम्नियोनाइटिस यानी फीटल मेम्ब्रेन्स का अगर इन्फेक्शन हो जाए, एक ये वजह। दूसरा होता है कि विथड्रॉल इन द लेवल ऑफ द प्रोजेस्टेरोन प्रायर टू ऑनसेट ऑफ लेबर। जिस तरह लेबर का ऑनसेट होता है, लेबर के ऑनसेट से बिल्कुल पहले क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का विथड्रॉल हो जाता है उसके लेवल में, तो वो भी जो है एक किस्म का हार्मोनल फैक्टर है जो कि प्री टर्म लेबर करवा सकता है। तीसरा कि अगर प्रो इन्फ्लामेटरी जो मीडिएटर्स हैं, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स, वो बढ़ जाए, जिससे कि एलिवेटेड कीमोकाइन और साइटोकाइंस, प्रोस्टाग्लैंडिन बढ़ जाए, या एलिवेटेड इंटरल्यूकिन 1, 6 एंड ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, ये अगर बढ़ जाते हैं तो ये भी प्री टर्म लेबर के मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, इंक्रीज एक्सप्रेशन हो जाता है ऑक्सीटॉक्सिन रिसेप्टर्स का, OTR रिसेप्टर्स बढ़ जाएंगे जो कि सेंसिटाइज करेगा मायोमेट्रियम को टू द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीटॉक्सिन, दैट इज़ के जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो बढ़ जाएगी। अब इंक्रीज प्रो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा जिसको हम कहते हैं, या प्रोस्टाग्लैंडिन E2, ये प्रो कॉन्ट्रैक्टाइल हो सकते हैं अगर ये रिसेप्टर 1 and 3 पर एक्ट करें। प्रोस्टाग्लैंडिन E2 कैन बी प्रो रिलैक्सेटरी इफ इट एक्ट ऑन द रिसेप्टर नंबर 2 and 4। हमेशा याद रखें कि इसके मैकेनिज्म में एक तो हो गया इन्फेक्शन अगर होता है कोरियो एम्नियोनाइटिस, दूसरा अगर इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स बढ़ जाए, प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो गया लेबर से पहले, या प्रो इन्फ्लेमेटरी बढ़ गए, और एक तो ऑक्सीटॉक्सिन रिसेप्टर्स बढ़ जाते हैं मायोमेट्रियम पे, तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी। अब जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं जो कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं, प्रो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोस्टाग्लैंडिन्स, वो भी जो है इंक्रीज़ होंगे, जिसमें आपने याद रखने हैं इनका नाम। प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा बढ़ता है, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 तब प्रो कॉन्ट्रैक्टाइल होगा, F2 अल्फा तो है ही कॉन्ट्रैक्टाइल, E2 तब होगा जब वो 1 and 3 रिसेप्टर पे करे, लेकिन अगर उसने 2 and 4 पे एक्ट किया तो वो रिलैक्स कर देगा। उसके बाद आता है सर्वाइकल एंड यूट्राइन फैक्टर। हमेशा याद रखें कि अगर सर्वाइकल वीकनेस है
तो प्रीटर्म लेबर हो सकता है, सर्विक्स की वीकनेस, ठीक है, तभी हम सर्वाइकल सर्कलेज करते हैं ताकि प्रीटर्म लेबर ना हो। तो एक फैक्टर है सर्वाइकल वीकनेस, यूट्राइन डिस्टेंशन किसी भी वजह से, या तो वो पॉलीहाइड्रोमिनोस है या उसको मल्टीपल बच्चे हैं, मल्टीपल जेस्टेशन, तो यूट्रस अगर डिस्टेंड होगा तो वो भी एक और फैक्टर है। यूट्राइन अगर कोई कंजेनिटल मेलफॉर्मेशन है जैसे कि बायकॉर्नुएट यूट्रस, सेप्टेट यूट्रस, तो उनमें भी प्रीटर्म लेबर हो सकता है। एंटीपार्टम हेमरेज, ठीक है, अगर एंटीपार्टम हेमरेज हुआ है, या प्लेसेंटल एब्रप्शन, तो ये सारे सर्वाइकल एंड यूट्राइन फैक्टर हो गए। सर्वाइकल वीकनेस, यूट्राइन डिस्टेंशन, यूट्राइन की कोई कंजेनिटल एनोमली, एंटीपार्टम हेमरेज या प्लेसेंटल एब्रप्शन। पीछे हमने हार्मोनल और जो है वो इन्फेक्शस, हार्मोनल एंड इन्फ्लामेटरी फैक्टर सारे डिस्कस किए। हार्मोनल में अगर प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो रहा है, इन्फेक्शन में पोलियोमाइलिटिस, प्रो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स बढ़ जाए, TNF अल्फा, इंटरलेक्टिन 186, प्रोस्टाग्लैंडिन, कीमोकाइन, साइटोकाइन, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स का एक्सप्रेशन ज़्यादा हो जाए, प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा या प्रोस्टाग्लैंडिन E2। अब आ जाए डायग्नोसिस पे। हमेशा याद रखें प्रीटर्म लेबर की जो सिम्टम्स होते हैं उसमें पेशेंट को ना, फीमेल को रेगुलर पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होंगी, रेगुलर और पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बिल्कुल लेबर की तरह, लेकिन वो 37 वीक से पहले हो रही है। फिर वो माइल्ड प्रीटर्म भी हो सकता है, मॉडरेट या सीवियर भी हो सकता है। माइल्ड हम कह रहे थे कि अगर वो 36 एंड 37 के दरमियान, 32 एंड 36 के दरमियान। मॉडरेट हम कह रहे थे कि अगर 28 एंड 31 के दरमियान। फिर अगर 24 एंड 27 के दरमियान तो एक्सट्रीमली प्रीटर्म। तो हमेशा उसमें रेगुलर पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होगी, उसका सर्विक्स डायलेट करेगा, एटलीस्ट 3 सेंटीमीटर उसका सर्विक्स जो है वो डायलेट करना चाहिए, उसको वेजाइनल ब्लीडिंग होगी और बल्जिंग या रप्चर्ड मेम्ब्रेन्स हो जाएंगी। ठीक हो गया। तो ये सिम्टम्स हैं, रेगुलर पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, सर्वाइकल डायलेशन, वेजाइनल ब्लीड हो रहा है क्योंकि अभी डिलीवरी प्रीटर्म हो रहा है ना, तो वेजाइनल ब्लीड होगा या रप्चर्ड मेम्ब्रेन होगी या बल्ज करेंगे मेम्ब्रेन। अब इसका कुछ डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है, हमेशा याद रखिए अगर फॉलोइंग क्राइटेरिया मीट होता है तो हम कहते हैं कि प्री टर्म लेबर है। अगर उसकी जेस्टेशनल एज 24 to 37 वीक के दरमियान है और उसमें यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। कैसी कॉन्ट्रैक्शन है? मोर देन 4 कॉन्ट्रैक्शन हर 20 मिनट पे हो रही है, या फिर आप कह सकते हो कि मोर देन 8 कॉन्ट्रैक्शंस हर 6 मिनट पे हो रही है। तो मोर देन 4 कॉन्ट्रैक्शन 20-20 मिनट पे, या मोर देन 8 कॉन्ट्रैक्शन 6 मिनट पे हो, तो हम उसको कहेंगे कि ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया का हिस्सा है। ठीक है, 8 हो लेकिन 6 मिनट में, 4 है तो 20 मिनट में। इसके अलावा सर्वाइकल चेंज भी अगर आपको साथ में मिल रहा है, सर्वाइकल डायलेशन मोर देन 3 सेंटीमीटर की, या फिर अगर सर्विक्स की जो लेंथ है वो लेस देन 20 मिलीमीटर हो, 20 मिलीमीटर से कम है उसकी लेंथ ऑन द ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड, या फिर उसकी सर्वाइकल लेंथ जो है वो 20 टू लेस देन 30 मिलीमीटर है ऑन द ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड प्लस पॉजिटिव फीटल फाइब्रोनेक्टिन। ये सर्वाइकल चेंजेस आपने अच्छी तरह याद रखने हैं। हमेशा याद रखें डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया प्रीटर्म लेबर का, जेस्टेशनल एज 24 to 37 वीक हो, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस हो रही है उसको मोर देन 4 एवरी 20 मिनट या मोर देन 8 in 6 मिनट, एंड सर्वाइकल चेंज में उसकी डायलेशन हो गई हो मोर देन 3 सेंटीमीटर, या उसकी लेंथनिंग हुई है सर्विक्स की ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड पे लेस देन 20 मिलीमीटर, या सर्वाइकल लेंथ लेस देन 20 मिलीमीटर 30 मिलीमीटर इन 20 to 30 मिलीमीटर और ट्रांसवेजाइनल प्लस पॉजिटिव फीटल फाइब्रोनेक्टिन। अब ऐसी कंडीशन में हमारा डिफरेंशियल क्या बनता है, ये क्या हो सकता है? और कॉमन जो इसकी डिफरेंशियल है प्री टर्म लेबर की, वो यूटीआई भी लग रहा है, यूट्राइन इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इनमें से काफ़ी BCQs आए थे, सारे ऑप्शन दिए होते हैं, आपने एक्सेप्ट बताना होता है। तो याद रखिए इसमें प्री टर्म का ही DD है, ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जैसे पाइलोनेफ्राइटिस वगैरह, उसके सिम्टम्स सेम होते हैं। रेड डीजनरेशन ऑफ फाइब्रॉइड में सब में पेन होता है, ठीक है। प्लेसेंटल एब्रप्शन में, गैस्ट्रोएंट्राइटिस। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन में हमेशा याद रखिए सबसे पहले हिस्ट्री और एग्जामिनेशन। आपने ना लेबर लाइक पेन्स के लिए फ़ीमेल को पहले असेस करना होता है कि उसको वेज पेन हो रहे हैं लेबर की तरह के ही है, और उसकी सर्वाइकल डायलेशन के लिए देखना है। तो जब भी पेशेंट आती है 37 वीक से पहले, तो उसमें क्लिनिकल असेसमेंट आप करते हो, उसके कॉन्ट्रैक्शन देखते हो, फ्लूइड लीकेज, ब्लीडिंग, और फिजिकल एग्जामिनेशन में यूट्राइन टेंडरनेस और फीटस की पोजीशन देखते हो। फिर डिजिटल पेल्विक एग्जामिनेशन पे आप सर्विक्स की डायलेशन और एफेसमेंट चेक करोगे। अगर उसको प्लेसेंटा प्रेविया है तो कभी भी डिजिटल नहीं करनी, या अगर मेम्ब्रेन रप्चर हो गई है तो, वरना हम करेंगे, उस केस में नहीं करेंगे। इन्वेस्टिगेशन में आप उसका CBC करोगे इन्फेक्शन के लिए देखने के लिए, रेट्रो वेजाइनल ग्रुप B स्ट्रेप्टोकोकल C रिएक्टिव प्रोटीन, ये टेस्ट करवाते हो, ग्रुप B स्ट्रेप्टोकोकल C रिएक्टिव प्रोटीन, ये रेक्टो वेजाइनली। यूरिन एनालिसिस और यूरिन कल्चर के लिए भेजोगे। ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड में आप सर्वाइकल लेंथ असेस करोगे,
और फीटल फाइब्रोनेक्टिन देखोगे अगर उसकी लेंथ 20 टू लेस देन 30 मिलीमीटर लेकिन है ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड पे, तो आप फीटल फाइब्रोनेक्टिन टेस्ट करते हो, FFN टेस्ट। उसमें आप वेजाइनल सिक्रीशन का स्वाब ही ले रहे हो। अगर नेगेटिव रिजल्ट है तो वो हाईली प्रिडिक्टिव है कि लेबर नहीं होगा विद इन द 7 टू 14 डेज़। और फीटल फाइब्रोनेक्टिन तभी किया जाएगा जब अल्ट्रासाउंड पे वो लेस देन 30 मिलीमीटर हो लेंथ, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड पे 20 से 25 लेंथ है तो हाई रिस्क है, इंडिकेटर है फॉर प्री टर्म 20 से 25 का। ठीक है, अगर इतना आ रहा है तो फिर आप जो है वो उसका फीटल फाइब्रोनेक्टिन करते हो। लैब टेस्ट में वही यूरिन एनालिसिस, यूटीआई को रूल आउट किया, वेजाइनल स्वैब किया ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस के लिए, और ब्लड टेस्ट किया जिसमें सी रेक्टिव प्रोटीन और फुल ब्लड काउंट करके आप इन्फेक्शन के लिए देख रहे हो। अब मैनेजमेंट आपको पता होनी चाहिए प्री टर्म लेबर की, तो हमेशा याद रखें कि हमारा एम इसमें यही होता है कि हम डिलीवरी को एटलीस्ट 48 घंटे तक डिले करते हैं ताकि कॉर्टिकोस्टेरॉइड की एडमिनिस्ट्रेशन दी जाए, इसलिए हम थोड़ा सा उसको 48 तक एटलीस्ट डिले करते हैं, तो जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड है फॉर रिड्यूसिंग द नियोनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। उसमें सबसे पहले टोकोलाइटिक एजेंट्स जो लेबर को डिले करने के लिए दे रहे हैं। अब ये ड्रग यूजुअली स्टॉप नहीं करती लेबर को इनडेफिनेटली, लेकिन ये एक 48 आवर विंडो प्रोवाइड करती है फॉर अदर ट्रीटमेंट। ठीक है, तो उसमें टोकोलाइटिक एजेंट में जो हम दे रहे हैं ड्रग्स टू प्रिवेंट द लेबर एंड डिलीवरी, उसमें आ जाता है एक सबसे पहले पैरेंट्रल में टोकोलाइटिक, ये प्रेगनेंसी को प्रोलॉन्ग कर सकता है लेकिन नो मोर देन 72 आवर्स, 72 से ज़्यादा नहीं। दूसरा कि क्या ये एक विंडो टाइम प्रोवाइड करेगा फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मैटरनल इंट्रामस्कुलर स्टीरॉयड ताकि फीटल लंग मेजोरिटी इनहेंस हो, या फिर ये ट्रांसपोर्ट कर सके हम मदर को टू द फैसिलिटी जहाँ पे नियोनेटल इंटेंसिव केयर हो। इतना टाइम हम हमारे पास इससे प्रोवाइड हो जाता है, हाँ हो जाता है इसमें जो हम टोकोलाइटिक एजेंट्स देते हैं पैरेंट्रल, तो वो 72 आवर्स तक है हमारे पास, प्रोलॉन्ग हो सकती है प्रेगनेंसी, तो हम उस मदर को भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और इंट्रामस्कुलर को स्टीरॉयड भी दे सकते हैं। तो टोकोलाइटिक डिफरेंट है जो हम यूज़ करते हैं और उनके साइड इफेक्ट्स आपको याद रखने हैं थोड़े से। सबसे पहले आता है मैग्नीशियम सल्फेट। याद रखें कि मैग्नीशियम सल्फेट एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है कैल्शियम का, और ये यूट्राइन स्मूथ मसल की डीपोलराइजेशन को डिक्रीज़ करेगा और कॉन्ट्रैक्शंस को भी डिक्रीज़ करेगा क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर हो गया कैल्शियम का। तो अगर इसका ओवरडोज हो जाता है तो उसका आप IV कैल्शियम ग्लूकोनेट के साथ जो है वो करते हो, ट्रीट करते हो, और इससे सेरेब्रल पाल्सी का रिस्क भी रिड्यूस हो जाता है इन द सर्वाइविंग इन्फेंट्स। ठीक है, लेकिन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। एक तो ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करवा सकता है, इससे मैग्नीशियम सल्फेट से मसल की वीकनेस हो सकती है, और ये पल्मोनरी एडिमा भी करवा सकता है, पल्मोनरी एडिमा, मसल वीकनेस, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। और ज़्यादा दे दिया गलती से ओवरडोज तो IV में कैल्शियम ग्लूकोनेट दे दो, एंड इट आल्सो रिड्यूस द रिस्क ऑफ सेरेब्रल पाल्सी। दूसरे होते हैं हमारे टोकोलाइटिक बीटा एगोनिस्ट। हमेशा याद रखें बीटा एगोनिस्ट में एक आता है टर्ब्यूटलीन या सल्ब्यूटामोल। वैसे मदर में हार्ट रेट के साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो इसीलिए हम ये कम यूज़ करते हैं। एक्चुअली ये बीटा 2 रिसेप्टर पे एक्ट करेगा तो मायोमेट्रियम रिलैक्स होगा, लेकिन इससे नियोनेटल आउटकम इम्प्रूव नहीं होता। राइटोड्रीन, टर्ब्यूटलीन, सल्ब्यूटामोल, ठीक है, बीटा 2 एगोनिस्ट। और इनका साइड इफेक्ट ये है कि पल्मोनरी एडिमा करवा सकते हैं। नियोनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम का रिस्क बीटा एगोनिस्ट से ज़्यादा है। नेक्रोटाइजिंग इंटेरोकोलाइटिस और इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज, वहाँ पे वो रिड्यूस कर रहा था रिस्क मैग्नीशियम सल्फेट सेरेब्रल पाल्सी का। यहाँ पे इसका बच्चे में कोई इतना नहीं है, बच्चे में सारी हो रही है नेक्रोटाइजिंग इंटेरोकोलाइटिस, इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज, नियोनेटल RDS। तीसरी टोकोलाइटिक होते हैं, एक हो गया मैग्नीशियम सल्फेट बीटा एगोनिस्ट, तीसरे होते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जैसे निफेडिपिन है। ये फर्स्ट लाइन चॉइस होती है क्योंकि इसका आसानी से भी यूज़ कर सकते हैं, साइड इफेक्ट भी कम होते हैं, तो ज़्यादातर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एज अ टोकोलाइटिक यूज़ होता है। ये इंट्रासेल्युलर कैल्शियम को कम करेगा तो मायोमेट्रियम की कॉन्ट्रैक्शन कम होगी, तो वन ऑफ द बेस्ट इनिशियल थेरेपी है, और ये निफेडिपिन एग्जाम्पल है। लेकिन इसमें इंटरमीडिएट रिस्क होता है, वहाँ हाईएस्ट था बीटा में, यहाँ इंटरमीडिएट रिस्क है नियोनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का, नेक्रोटाइजिंग इंटेरोकोलाइटिस हो सकता है और इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज। फिर आ जाए नंबर 4, प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेटेज इनहिबिटर NSAID, यानी प्रोस्टाग्लैंडिन के इनहिबिटर हमारी NSAID में जैसे इंडोमेथासिन जो होती है, ये हम प्राइमरीली 32 वीक से पहले यूज़ करते हैं क्योंकि बाद में अगर हमने दे दिया तो उससे बच्चे में प्री मेच्योर क्लोजर ऑफ फीटल डक्टस आर्टीरियोसिस हो सकता है। तो एक तो ये कर रही है NSAID इंडोमेथासिन, ये मसल की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम करेगी और वन ऑफ द बेस्ट इनिशियल थेरेपी है। और लेकिन साइड इफेक्ट ये है कि डक्टस आर्टीरियोसिस बंद हो सकता है अगर हम बाद में दें, तो इसलिए 32 वीक से पहले देना होता है, बाद में नहीं देते। और अगला टोकोलाइटिक है ऑक्सीटॉक्सिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट।
जैसे अटोसिबान ये ऑक्सीटोसिन का ही रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है और ये ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन के रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, उनको इनहिबिट करेगा तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम करेगा। अटोसिबान में वैसे लोवेस्ट रिस्क होता है न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का, नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस और इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज का। ठीक है। अच्छा, एक और बात कि क्या ये एजेंट्स बेटर हैं देन द स्टीरॉयड, तो ये इंपॉर्टेंट है क्लेरिफाई करना कि याद रखें जो प्रोकोलाइटिक्स होते हैं ये इतने बेटर नहीं है बनस्पत स्टीरॉयड के, लेकिन इनका डिफरेंट पर्पज़ है। प्रोकोलाइटिक्स हम टाइम बाय कर सकते हैं ताकि कॉन्ट्रैक्शन टेम्परेरीली स्टॉप हो। जो स्टीरॉयड है बीटामेथासोन या डेक्सामेथासोन वो बेबी के लंग्स को और ब्रेन को मैच्योर करेंगे। मैग्नीशियम सल्फेट में मैंने आपको बताया न्यूरो प्रोटेक्शन देती है, सेरेब्रल पाल्सी से बचाएगी अगर हम 32 वीक से पहले देते हैं। अब थोड़ी सी मैं इसमें आपको बताऊं प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज। अच्छा, मैटरनल स्टीरॉयड का भी रोल है कि मैटरनल स्टीरॉयड इंजेक्शन का ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस होता है प्री टर्म न्यूनेटल आउटकम पे। ठीक है। और स्टीरॉयड क्या करते हैं कि रेट ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को कम कर रहे हैं, इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज पे कम होगा और न्यूनेटल डेथ भी कम होगी। तो उसमें वही मैंने कहा ना बीटामेथासोन या डेक्सामेथासोन दिया जाता है। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ही लगेगा मदर को, 2 डोजेस लगेंगे, 12 से 24 घंटों का फासला होना चाहिए दोनों डोजेज़ में। और मैक्सिमम फ़ायदा है कि अगर स्टीरॉयड मैक्सिमम फ़ायदा 48 आवर्स के बाद शो करते हैं। तो स्टीरॉयड आप ना डिलीवरी के 7 दिन के अंदर भी दे सकते हो, जिसमें ज़्यादा मार्कली इम्प्रूव न्यूनेटल आउटकम मिल सकता है। अब मैनेजमेंट पे आ जाए। मैनेजमेंट प्री टर्म लेबर की किस तरह होगी, बच्चा प्री टर्म हो रहा है तो उसमें एक तो आपने प्री टर्म लेबर में कंफर्म करना है पहले लेबर, जो क्राइटेरिया मैंने आपको बताया ना कि हमेशा प्री टर्म लेबर को कंफर्म करने का क्राइटेरिया होता है जो मैंने आपको बताया। प्री टर्म लेबर हम किसको कह रहे थे, जो 20 वीक से पहले हो और 37 वीक से पहले, आफ्टर 20 एंड बिफोर 37 वीक। तो उसकी डायग्नोसिस का क्राइटेरिया एक तो रेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो, 20 मिनट में 4 कॉन्ट्रैक्शन हो रही है या फिर 60 मिनट में 8 कॉन्ट्रैक्शन हो पेनफुल और परसिस्टेंटली। दूसरा सर्वाइकल चेंज में काफ़ी चीज़ें हमने देखी। क्रिटिकल डायग्नोस्टिक फैक्टर यही है, एक तो सर्विक्स डायलेट कर गया है मोर देन 2 सेंटीमीटर, कुछ कहते हैं 3 सेंटीमीटर। दूसरा सर्विक्स इफेस कर गया है यानी मोर देन 80% वो थिन हो गया है, थिन। और डॉक्यूमेंटेड प्रोग्रेशन यानी सर्विक्स अगर 2 सेंटीमीटर से कम है तो उसका हम मेजरेबल चेंज देखेंगे इन द डायलेशन या थिनिंग ओवर अ शॉर्ट ऑब्जर्वेशन पीरियड यूजुअली 1 to 2 आवर। एंड लास्टली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हुआ हो, जो कि इसकी डायग्नोसिस के लिए तो इतना नहीं है प्री टर्म लेबर की, लेकिन गश ऑफ फ्लूइड प्री टर्म प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन अगर हो रहा तो वो कंफर्म करेगा कि इसका प्री टर्म लेबर हो चुका है। तो यहाँ पे हमने ये देखा जेस्टेशनल एज उसकी 24 to 37 हो, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन 4 से ज़्यादा हो रही है 20 मिनट में या 8 से ज़्यादा हो रही है 6 मिनट में, सर्वाइकल चेंज में 3 से ज़्यादा डायलेट हुआ है, लेंथ उसकी 20 से कम है, अगर लेंथ 20 to 30 के दरमियान है, 30 से कम है तो पॉजिटिव फीटल फाइब्रोनेक्टिन भी मिलना चाहिए। और पॉजिटिव फीटल फाइब्रोनेक्टिन आपको स्वाब पे मिलता है, ठीक है, वेजाइनल स्वाब। तो अब ये हो गया डायग्नोसिस का क्राइटेरिया, अगर आपने पहले कंफर्म किया हमेशा मैनेजमेंट में। दूसरा आपने जो ना कॉन्ट्रा इंडिकेशन प्रोकोलाइटिक्स की पहले रूल आउट करनी है कि इनको कोई फीमेल को कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन तो नहीं है, ठीक है। अच्छा, इससे पहले थोड़े से मैं आपको वेरिएबल्स बताऊँ प्री टर्म लेबर के। वेरिएबल का मतलब है प्रिडिक्टर या मार्कर, जिससे डॉक्टर देखेंगे कि क्या वुमेन को माइल्ड सिम्टम है या डिलीवरी जल्दी हो जाएगी। तो अल्ट्रासाउंड के वेरिएबल मैंने आपको बताया सर्वाइकल लेंथ हम ट्रांसजनरल अल्ट्रासाउंड से देख रहे थे, तो हाई रिस्क होता है अगर वो 25 मिलीमीटर से कम है उसकी सर्वाइकल लेंथ तो उसको हाई रिस्क है। लेकिन अगर उसकी 30 से ज़्यादा है, मैंने कहा ना 30 से लेस होनी चाहिए, तो मतलब प्री टर्म का है चांस। क्राइटेरिया में था 30 से कम ट्रांसजनरल अल्ट्रासाउंड पे, लेकिन 30 से ज़्यादा है तो वेरी अनलाइकली है टू डिलीवर विद इन द 7 डेज़। और इसके अलावा सर्वाइकल फनलिंग होती है, वी शेप का यू शेप की इंटरनल ओपनिंग हो जाए सर्विक्स की इंटरनल ऑस, तो उसका मतलब है कि वो ओपन हो रहा है फ्रॉम इनसाइड आउट। अच्छा, बायोकेमिकल में मैंने बताया फीटल फाइब्रोनेक्टिन जो कि एक बायोलॉजिकल ग्लू है, प्रेगनेंसी सैक को होल्ड करके रखता है यूट्रस में। अगर फीटल फाइब्रोनेक्टिन आपको नेगेटिव मिलता है तो 95 to 99% चांस है कि इसको अगले 2 हफ्तों में डिलीवरी नहीं होगी। और एक और होता है एक्टिम पार्टस, ये स्वाब टेस्ट है, फीटल फाइब्रोनेक्टिन की तरह ही है। एक स्पेसिफिक प्रोटीन होती है जो मेम्ब्रेन से रिलीज़ होती है, यानी रिलीज़ होती है जब मेम्ब्रेन से डिटैच हो ना सर्विक्स से, तब ये एक्टिम पार्टस होता है, तो ये भी हम देखते हैं। बाकी ऑब्स्टेट्रिक जो है हिस्ट्री, प्रायर स्पॉन्टेनियस प्री टर्म की हिस्ट्री है अगर फीमेल को, या उसको कोई इन्फेक्शन है, यूटीआई, बैक्टीरियल वेजिनोसिस है, स्ट्रेस ज़्यादा है, मल्टीपल जेस्टेशन है, ट्रिपलेट्स वगैरह है, या यूट्रस बहुत ज़्यादा ओवर डिस्टेंडेड है लाइक पॉलीहाइड्रोमेनोस, तो ये सारे फैक्टर कंफर्म करेंगे कि इसको प्री टर्म लेबर हो सकता है। तो ये हमने पहले कंफर्म किया। दूसरा, आपने जो भी टोकोलाइटिक्स की कॉन्ट्रा इंडिकेशन है हमेशा याद रखिए वो आपने रूल आउट करनी है। इसमें मैनेजमेंट में ट्रिपल थ्रेट अप्रोच होती है, एक तो हमने डिलीवरी डिले करनी है, फीटस को मैच्योर करना है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करना है। तो जो भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन है वो रूल आउट हो गई टोकोलाइटिक्स की, और
उसके बाद आपने जो है ना इनिशिएट करनी है IV हाइड्रेशन, आइसोटोनिक फ्लूइड लगाए आपने टोकोलाइटिक स्टार्ट करना है। अब मैग्नीशियम सल्फेट आप देते हो 5 ग्राम IV के अंदर, ठीक है, और 20 मिनट तक ये चलेगा 5 ग्राम IV में मैग्नीशियम सल्फेट। फिर उसके बाद 2 ग्राम IV कर दोगे। सर्वाइकल और यूट्राइन कल्चर आपने ऑब्टेन कर लेना है IV पेनिसिलिन G देने से पहले या एरिथ्रोमाइसिन देने से पहले, ठीक है, एरिथ्रोमाइसिन या पेनिसिलिन G फॉर द ग्रुप B स्ट्रेप्टोकोकस सेप्सिस प्रोफाइलैक्सिस। इसके अलावा आप मैटरनल इंट्रामस्कुलर बीटा मेथासोन दोगे ताकि टाइप 2 जो न्यूमोसाइट्स हैं वो स्टिमुलेट हो। क्लियर प्लान अबाउट द मोड ऑफ डिलीवरी, मॉनिटरिंग इन द लेबर, प्रेजेंस ऑफ अ पीडियाट्रिशियन। IV एंटीबायोटिक 10 दिन तक दोगे इन द प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। एंटीबायोटिक का मेन रोल ये होता है कि नियोनेटल आउटकम को इम्प्रूव करती है इन द प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, और एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं होता जिस पेशेंट की मेम्ब्रेन्स अगर इंटैक्ट है। तो ओवरऑल मैनेजमेंट यही है, हमारा बिग 3 मेडिकेशंस जो होती हैं वो स्टीरॉयड है, टोकोलाइटिक है, न्यूरो प्रोटेक्शन है। अगर वुमेन प्रीटर्म में जा रही है तो ये है। पहले आपने इनिशियल असेसमेंट करना है, जो भी मिमिक्स हैं उनको रूल आउट किया कि कहीं UTI तो नहीं है, डिहाइड्रेशन तो नहीं है जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्शंस हो रही है, सर्वाइकल चेंज हो रहा है, तो मिमिक का देखा। फिर आपने जेस्टेशनल एज उसकी कंफर्म की क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, इसीलिए फिर आप मैग्नीशियम सल्फेट हमेशा आप 32 वीक से पहले ही देते हो ना, तो इसलिए जेस्टेशनल एज कंफर्म करना ज़रूरी है। तो ओवरऑल मैनेजमेंट में ये किया, फिजिकल एग्जामिनेशन की, सर्विक्स 4 से ज़्यादा है अगर डायलेटेड तो मतलब इस्टेब्लिश हो गया लेबर, उसमें टोकोलाइटिक अब फ़ायदेमंद नहीं रहेगा अगर 4 से ज़्यादा है। हॉस्पिटल में अप्रोप्रिएट NICU नहीं होता तो मदर को आपने स्टेबलाइज़ करना है, उसको इमीडिएटली आप ट्रांसफ़र करोगे, ठीक है। और फार्माकोलॉजिकल में टोकोलाइटिक या निफेडिपिन ही फर्स्ट लाइन होता है क्योंकि उसके कुछ फ्यू साइड इफेक्ट है बनस्पत टर्ब्यूटलिन के, और ये 48 आवर्स के अंदर आप देते हो। एंटीबायोटिक में ग्रुप B स्ट्रेप्टोकोकस के प्रोफाइलैक्सिस में पेनिसिलिन G आप दोगे ड्यूरिंग लेबर। अगर ग्रुप B का स्टेटस अननोन है तो उसमें आप ये दोगे प्रोफाइलैक्टिकली ताकि नियोनेटल सेप्सिस ना हो। और अगर प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो चुका है, वाटर ब्रोकन हो गया, तो उसमें आप एरिथ्रोमाइसिन या एम्पिसिलिन देते हो ताकि टू डिले द लेबर एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन। उसके बाद फीटल मॉनिटरिंग आती है, कंटिन्यूस आप इंटरमीडिएट CTG करते हो, बेबी डिस्ट्रेस में तो नहीं है, और मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी के लिए देखोगे कि पेटलर रिफ्लेक्स लॉस तो नहीं हुआ, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन या निफेडिपिन की साइड में लाइक लो BP फ्लशिंग, इनके लिए देखोगे। अच्छा, प्रिवेंशन जो है इसकी अगर पेशेंट लेबर में नहीं है लेकिन वो रिस्क पर है, जैसे अगर उसको हिस्ट्री रह चुकी है प्रीटर्म की या शॉर्ट सर्विक्स है, तो उसमें आप प्रोजेस्ट्रोन जो है ना वेजाइनल सपोजिटरी डेली देते हो 16 से लेकर 36 वीक तक, ताकि उसका यूट्रस क्वाइट रहे। या तो प्रोजेस्ट्रोन देते हो 16 to 36, या सर्वाइकल सर्कलेज करते हो, एक सर्जिकल स्टिच लगा देते हो सर्विक्स के ऊपर क्योंकि वो इनकॉम्पिटेंट है, ठीक हो गया। अब आए प्रिडिक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ प्रीटर्म लेबर, यही मैंने दोनों बताई। प्रोजेस्ट्रोन एक तो प्रेगनेंसी को मेंटेन रखे, प्रोजेस्ट्रोन दे सकते, BC जो आया था उसका ऑप्शन सर्वाइकल सर्कलेज था कि कैसे आप प्रीटर्म को प्रिवेंट करोगे। दूसरा ऑप्शन प्रोजेस्ट्रोन होता है जो प्रेगनेंसी को मेंटेन रखेगा, यूट्रस को रिलैक्स रखेगा, तो उसमें आप इंट्रामस्कुलर हाइड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रोन कैप्रोइड देते हो जो रिकरेंस को प्रिवेंट करेगा इन अ वुमेन विद प्रीवियस प्रीटर्म बर्थ। दूसरी सर्वाइकल सर्कलेज है जिसमें आप सर्जिकली ना सूचर्स लगाते हो, सर्वाइकल ओपनिंग को बंद कर देते हो, तो उससे प्रीटर्म बर्थ का रिस्क हाई रिस्क वुमेन में कम हो जाता है। और इसमें रूट कौन सा यूज़ किया जाता है, ट्रांस वेजाइनल ही मोस्ट को दिया जाता है, सर्कलेज किया जाता है या ट्रांस एब्डोमिनल। इसके कुछ इंडिकेशन है, जैसे अगर मल्टीपल मिड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी लॉस हुआ हो, ठीक है, मल्टीपल और मिड ट्राइमेस्टर में अगर प्रेगनेंसी लॉस हुआ था तो हम सर्कलेज करेंगे। अगर इस फीमेल को मल्टीपल प्रीटर्म बर्थ हुए हैं या हुए थे, या फिर अगर सर्वाइकल डायलेशन है लेकिन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एब्सेंट है, इन द एब्सेंस ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, या फिर इसका सर्विक्स शॉर्टरिंग है, लेस देन 25 मिलीमीटर सर्वाइकल शॉर्टरिंग है लेकिन हिस्ट्री रह चुकी है सर्वाइकल सर्जरी की, तो या तो उसको मल्टीपल मिड ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी लॉस हुआ था, मल्टीपल प्रेगनेंसी है, या तो प्रीटर्म बर्थ हुए हैं, सर्वाइकल डायलेशन हुई है लेकिन कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही, या फिर अगर इसका सर्विक्स ही शॉर्ट है 25 से लेकिन सर्विक्स हिस्ट्री सर्जरी की हिस्ट्री रह चुकी है, ठीक है। तो प्रिडिक्शन किस तरह की जाती है, एक तो आप ट्रांसवेजनल अल्ट्रासाउंड कर रहे हो, बार बार मैंने आपको बताया सर्वाइकल लेंथ देखने के लिए। दूसरा फीटल फाइब्रोनेक्टिन, ट्रांसवेजनल अल्ट्रासाउंड में जो हमारा नॉर्मल सर्विक्स होता है उसकी लेंथ होती है 35 मिलीमीटर, ठीक है। तो सर्वाइकल शॉर्टनिंग यानी कि इफेसमेंट वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप होता है इन द प्रोसेसिंग लीडिंग टू लेबर। लेबर होने से पहले सर्विक्स इफेस होता है ना, शॉर्टन होता है ना,
तो नॉर्मल उसकी लेंथ 35 होती है, लेकिन वो इफेस होगा लेबर में, और कुछ हफ्ते पहले ये लेबर से ये इफेसमेंट होना शुरू हो जाती है। तो इसीलिए हम ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करके मेजर करते हैं कि अगर ये प्री टर्म लेबर होगा तो उसका सर्विस छोटा हो जाएगा, इफेस हो जाएगा। तो हमने ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड में सर्वाइकल लेंथ देखनी होती है। ये हेल्पफुल प्रिडिक्टर है कि इसको रिस्क है प्री टर्म लेबर का या नहीं। अगर छोटा सर्विक्स मिल रहा है, शॉर्ट सर्विक्स है, तो हम कहते हैं कि सर्वाइकल लेंथ यानी नॉर्मली 35 है, तो अगर 25 से कम है, 16 से लेकर 24 वीक ऑफ जेस्टेशन में अगर 25 से 25 से कम आ रही है सर्वाइकल लेंथ, तो वो शॉर्ट सर्विक्स है और उसको रिस्क होता है प्रीटर्म का। दूसरा फीटल फाइब्रोनेक्टिन है। ये मैंने कहा रैपिड असेसमेंट होती है ऑफ रिस्क इन अ सिम्टमेटिक वुमेन विद मिनिमल सर्वाइकल डायलेशन। वुमेन की डायलेशन तो सर्विक्स की मिनिमल है, लेकिन वो सिम्टमेटिक वुमेन है, सिम्टम्स शो कर रही है प्रीटर्म के, तो उसमें अगर आप असेस करना चाहो रिस्क, उसके लिए फीटल फाइब्रोनेक्टिन होता है। ये एक प्रोटीन होती है जो कि यूजुअली सर्वाइकोवेजाइनल फ्लूइड में प्रेजेंट नहीं होती। अगर ये आपको मिल रही है सर्वाइकोवेजाइनल फ्लूइड में 22 से 36 वीक पे, तो ये प्रिडिक्टिव है कि इसको प्रीटर्म लेबर हो रहा है। अब ये फीटल फाइब्रोनेक्टिन की हाई नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू होती है, दैट इज़ कि अगर इसका टेस्ट नेगेटिव आता है तो लाइकलीहुड ऑफ हैविंग द प्रीटर्म लेबर इज़ वेरी लो, और ये प्रिडिक्ट करता है प्रीटर्म बर्थ विद इन 7 to 10 डेज ऑफ टेस्टिंग, ठीक है, 7 से 10 दिन में। उसके बाद आता है प्रीटर्म प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, प्रॉम। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है अब हमारा, ये क्या है, इस पर भी एमसीक्यूज आए हैं काफ़ी बार। इंट्रोडक्शन देखें, इट इज़ डिफाइंड एज अ लीकेज ऑफ, याद रखें, इट इज़ ए लीकेज ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इन द एब्सेंस ऑफ यूट्राइन एक्टिविटी अकरिंग बिटवीन 24 to 36 वीक ऑफ जेस्टेशन। यानी कि अगर एमनियोटिक फ्लूइड उसका लीक हो जाता है फीमेल का, लेकिन उसको यूट्राइन एक्टिविटी नहीं है, और वो 24 to 36 वीक ऑफ जेस्टेशन में विदाउट एनी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन सिर्फ एमनियोटिक फ्लूइड लीक हो रहा है, तो हम उसको प्री टर्म प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कहेंगे कि वाटर ब्रेक हो गया है बिफोर 37 वीक। तो एक्चुअली ये प्रोटेक्टिव बैरियर होता है ना, क्योंकि बेबी के अराउंड, तो अगर ये प्री टर्म प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन होगा तो ये हाई रिस्क कंडीशन है, उसमें केयरफुल हमने बैलेंस रखना होता है बिटवीन द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड प्री मेच्योरिटी। तो इसके कुछ रिस्क फैक्टर हैं क्यों ये मेम्ब्रेन पहले रप्चर हो गई। या तो कोई असेंडिंग इन्फेक्शन था लोअर जेनिटल ट्रैक्ट का, मोस्ट कॉमन वजह यही होती है कोरियो एम्ब्रियोनाइटिस। मल्टीपल प्रेगनेंसी की वजह से वो वाटर ब्रेक हो गया। पॉलीहाइड्रोमिनोस, ठीक है, पॉलीहाइड्रोमिनोस है। एंटीपार्टम हेमरेज हुआ, ठीक है। प्लासेंटल एब्रप्शन, सर्वाइकल वीकनेस,